तो हेलो गाइस, ये वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे टैक्स के बारे में। टैक्स। तो टैक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है HTML। बिना टैक्स के आप HTML कर ही नहीं सकते। टैक्स से ही HTML डिफाइन होता है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। तो टैग्स होते क्या? तो टैग्स होते हैं प्री डिफाइंड टैग्स। लाइक HTML में हर टैग प्री डिफाइंड होता है। आप खुद से कोई टैग डिफाइन नहीं कर सकते। अगर करना चाहोगे भी तो नहीं होगा। और ये सब इनबिल्ट टैग्स है। आप का ओन क्रिएट नहीं कर सकते। और और हर टैग का अलग अलग फंक्शनैलिटी है। हर टैग का अलग फंक्शनैलिटी। लाइक अगर आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे और एक टैग क्रिएट कर दूँ, ऐसा कर दूँ, जो H1 का फंक्शनैलिटी अलग है और P का फंक्शनैलिटी अलग है। समझ रहे हो? H1 यूज होता है हेडिंग डिस्प्ले करने के लिए वेब पेज में, और P टैग यूज होता है पैराग्राफ डिस्प्ले करने के लिए। तो ये दोनों की फंक्शनैलिटी अलग है। वैसे ही बटन टैग अगर आप देखोगे तो बटन टैग का भी बटन टैग का भी फंक्शनैलिटी अलग है। ये होता है बटन डिस्प्ले करने के लिए। अभी आप H1 से बटन शो नहीं कर सकते। H1 टैग के यूज से आप बटन शो नहीं कर सकते। बटन शो करने के लिए आपको बटन टैग ही यूज करना पड़ेगा। मतलब हर टैग की फंक्शनैलिटी अलग होती है। तो ये बात याद रखना। और टैग्स में और एक मेन पॉइंट है कि टैग्स दो टाइप्स के आते हैं। समझ रहे हो? टैग्स दो टाइप के टैग्स आते हैं। जो फर्स्ट टैग आता है आपका, वो आता है पैर टैग। ठीक है, पैर टैग मतलब क्या? अभी जैसे कि आप H1 ले लो, ये जो है ना, ये दो टैग देखो, ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया। अभी आप बोलोगे कि समझ रहा कैसे कि ये ओपनिंग है और यही क्लोजिंग। क्लोजिंग में हमेशा आपको एक स्लैश मिलेगा। क्लोजिंग स्लैश के थ्रू बंद होता है। ये बात याद रखना। तो जिसमें स्लैश आ गया वो है क्लोजिंग टैग। ठीक है। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, जिसमें भी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होंगे वो होगा आपका पैर टैग। ठीक है। ये आपका हो गया पैर टैग। अब आता है आपका अब आता है आपका अनपैड टैग। अनपेड टैग्स का मीनिंग है, अनपेड टैग्स अगर आप देखोगे तो IMG एक अनपेड टैग है, जिसका सिर्फ ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग नहीं है। अगर मैं क्लोजिंग लिखने भी जाऊँ, ये देखिए फॉर्मेट में एरर आ गया। ओके। ये देखो, वर्ड एलिमेंट्स डू नॉट हैव एंड टेक्स्ट। दिख रहा है वर्ड एलिमेंट्स होता क्या है, वो मैं आपको पता होगा। पहले ये देखते हैं कि इमेज टैग को हम क्लोज नहीं करते। कुछ कुछ टैग जैसे मतलब वॉइड टैग्स होते हैं, वॉइड वॉइड टैग्स, मतलब वॉइड टैग्स में वर्ड एलिमेंट्स होते हैं जिनको टैग्स नहीं, एंड टैग्स नहीं होता, मतलब उनको क्लोजिंग टैग्स नहीं होता। तो वो टैग्स को हम, वो एलिमेंट्स को हम क्लोज नहीं कर सकते। एलिमेंट्स होता क्या है, ये पूरे को हम एक एलिमेंट, एलिमेंट मतलब टैग प्लस कंटेंट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एलिमेंट। टैग प्लस कंटेंट को हम बोलेंगे एलिमेंट। ये बात याद रखना। फिर से रिपीट करो मेरे साथ। टैग प्लस कंटेंट को हम कहते हैं एलिमेंट। ठीक है।
अभी आप बोलोगे इसमें तो कंटेंट है ही नहीं, तो ये एलिमेंट कैसे हुआ? इसमें भी कंटेंट आता है। ये जो ऐसा सी आपको प्रॉपर्टी दिख रही है, उसमें हम पास करते हैं यूआरएल। यूआरएल पास होता है जो कि एक कंटेंट ही हुआ, डिस्प्ले हमें कंटेंट ही होगा वेब पेज में। तो ये भी एक एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। टैग प्लस अगर वो डिस्प्ले कर रहा है वेब पेज में आपका कंटेंट, तो वो एक एलिमेंट ही होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनपेड टैग्स में इतना ही है। अभी जो होता है एलिमेंट भी आप समझ गए कि मतलब टैग्स प्लस कंटेंट होता है एलिमेंट, मतलब इसको भी आप एलिमेंट कह सकते हो, इसको भी आप एलिमेंट कह सकते हो, हेड टैग को भी एक एलिमेंट कह सकते हो, बॉडी को भी एक एलिमेंट कह सकते हो, मतलब अगर हाँ बॉडी एलिमेंट, पर एलिमेंट से अच्छा टैग्स अच्छा लगता है to be honest। अगर एलिमेंट आपको बोलना ही है तो जो बॉडी के अंदर जितने भी टैग्स हैं उनको एलिमेंट डिस्क्राइब कीजिए आप। बाहर बाहर बॉडी के बाहर जितने भी है उन सबको आप एज अ टैग ही डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है। फिर आता है आपका बेसिक बेसिक टैग, जो जो सब यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब आता है आपका तो अब आपका आता है बेसिक टैग। बेसिक टैग ठीक है। अब आता है आपका बेसिक टैग। तो बेसिक बेसिक टैग्स होते हैं जो हम, अगर हम HTML लिख रहे हैं तो ये टैग सबसे मेन है। इन टैग्स के विदाउट आप मतलब ये टैग यूज होंगे ही। आप कौन सा भी वेब पेज बना लो, कौन सा भी कोई भी टैग, कोई भी वेबसाइट ले लो, उनमें ये सब चीजें होगी ही, ये सबसे मेन टैग है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है एच टैग। एच टैग, ठीक है, मतलब एच टैग में हेडिंग हेडिंग टैग। हेडिंग टैग, अब हेडिंग टैग का यूज क्या होता है, ठीक है। हेडिंग टैग का यूज ये होता है कि वो हेडिंग डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, हेडिंग, ठीक है। कि हेडिंग आप बोलोगे कि हेडिंग क्या होता है, तो हेडिंग अगर आप बोलोगे तो अभी फॉर एग्जांपल आपका कोई वेब पेज है, उसका कुछ नाम है, जैसे कि अभी समझो आपने आपने ही ये रिएक्ट एप्लीकेशन बिल्ड की, तो ये रिएक्ट एप्लीकेशन में आपका जो वेबसाइट का नाम है रिएक्ट, वो आपको बड़े में शो कर वेब पेज में, सेंटर में या फिर टॉप पे, कोई टॉप पे करता है नाम, कोई सेंटर में करता है नाम। तो जो आपके कंपनी का नाम है वो होता है हेडिंग, ठीक है। वो हेडिंग डिस्प्ले करने के लिए लाइक बड़े में दिखाना है ना आपको वो चीज। और अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो तो आप चाहोगे ना कि मेरे कंपनी का नाम मुझे एकदम बड़े लेटर में दिखे वेबसाइट पे, कि लोगों को समझना चाहिए वो ये कंपनी। तो वो देने के लिए हम यूज करते हैं हेडिंग टैग। जैसे कि इधर भी अगर ये जो रिएक्ट लिखा है, ये ये जो रिएक्ट लिखा है, ये भी हेडिंग टैग से ही लिखा है, ठीक है। ये होता है हेडिंग टैग। अभी हेडिंग टैग ना, हेडिंग टैग्स के 6 टाइप्स होते हैं, मतलब छह हेडिंग टैग्स, लाइक H1 हो गया, H2 हो गया, H3 हो गया, H4 हो गया, H5 हो गया, H6 हो गया। अभी मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं ना चलो ये हेलो,
हेलो प्लेट करवाते हैं। H4 हो गया। H5 हो गया। H6 हो गया। तो ये हेडिंग टेक्स्ट के टाइप्स। ठीक है, मतलब टाइप्स भी नहीं बोल सकते, वेरिएंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, 6 वेरिएंट्स। जो वेरिएंट्स हो गए ये हेडिंग टैग के, और इनमें ओनली डिफरेंस इज साइज। इनमें सिर्फ साइज का फर्क है, और किसी मतलब स्टाइलिंग टेक्स्ट मतलब कुछ किसी चीज का नहीं। सिर्फ हेडिंग टेक्स्ट के जो वेरिएंट्स है उसमें सिर्फ साइज का ये डिफरेंस है। और साइज का डिफरेंस भी मतलब बोल सकते हैं बहुत कम है। देखो, अगर आप देखने जाओगे तो इसका कुछ आता है 2 EM का साइज। इसका आता है 1.5 EM। इसका आता है 1.17 EM शायद से। इसका 1 EM आता है। इसका आता है 0.83 EM। कुछ तो गलत हो गया। नहीं, बराबर। इसका आता है 1 EM। इसका आता है 0.83 EM। EM होता क्या है, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। बस इतना याद रखिए कि इसका डिफरेंस ये ठीक है। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कौन सा साइज फॉन्ट साइज है। ये सब फॉन्ट साइज है। फॉन्ट साइज मतलब जो आपका ये जो फॉन्ट है ना ये। अच्छा, मैंने कमेंट कर दिया। इसको on तो ये जो है ना ये इसका साइज मतलब इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट ना। अगर आप टेक्स्ट बोलोगे टेक्स्ट पर इन कोडिंग या फिर वेबसाइट इनको हम फॉन्ट बोलते हैं। ठीक है, फॉन्ट 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 अगर आप बोलोगे फॉन्ट मतलब ही टेक्स्ट, ऐसा ऐसा समझ लो, ऐसा मान लो। मैं तो बोलता हूँ फॉन्ट मतलब ही टेक्स्ट। तो जो टेक्स्ट का साइज है ना वो डिफाइन करता है फॉन्ट साइज। वो CSS प्रॉपर्टी है। वो कैसे देते हैं वो आपको बाद में समझेगा। तो ये जो साइज है ना ये जो टेक्स्ट का उसको बोलते हैं फॉन्ट साइज। ये फॉन्ट साइज वेरी करता है, आप कितना भी दे सकते हो पीछे CSS में। पर ये अगर टैग के थ्रू दे रहे हो अगर H1 H2 तो वो इनबिल्ड आते हैं। ठीक है, उसे आप चेंज भी कर सकते हो H1 को, ऐसा नहीं कि 2 AM ही रहेगा, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं CSS के थ्रू। पर अभी के लिए तो इनबिल्ड ये 2 EM से ही आता है। इनबिल्ड ये 2 EM साइज का ही है। तो इसे कहते हैं फॉन्ट साइज। हो गया। अब आता है तो आपको हेडिंग टैग तो समझ गया होगा। अभी आता है सेकेंड वन, पैराग्राफ। याद रखना कि ये सब चीज याद करने की जरूरत नहीं है कि किसमें कितना फॉन्ट साइज का डिफरेंस है। बस इतना याद रखना कि H1 से लेके H6 में ओनली डिफरेंस मतलब जो डिफरेंस है इन 6 में वो सिर्फ है फॉन्ट साइज का। फॉन्ट साइज का ही डिफरेंस है और किसी चीज का डिफरेंस नहीं। तो ये चीज याद रखना, बस इतना ही चीज इम्पोर्टेंट है। सेकंड आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ टैग का यूज क्या है कि हम पैराग्राफ डिस्प्ले कर सकते हैं। डिस्प्ले पैराग्राफ होता है। अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आपने एक वेबसाइट, ये तो सबको ही पता होगा, अगर आपने विकिपीडिया देखा होगा तो विकिपीडिया में जो भी चीज है वो सब पैराग्राफ है। ठीक है, ये सब है ना पैराग्राफ है। ये सब पूरा पैराग्राफ है। जो अगर आपके पास ज्यादा टेक्स्ट है मतलब ज्यादा एक ही लाइन में या फिर एक पूरा सेंटेंस है। सेंटेंस तो आप हेडिंग टैग में बहुत अजीब लगेगा ना, लाइक एक एक सेंटेंस लिखोगे दूसरा सेंटेंस लिखोगे।
अगर बीच में कुछ देना हो तो आप नहीं कर सकते पूरा एक सेंटेंस। ठीक है, पूरा सेंटेंस अगर आपको लिखना है लाइक पूरा पैराग्राफ, पैराग्राफ तो आपको पता ही होगा, मल्टीपल मल्टीपल सेंटेंस से बनता है पैराग्राफ, मल्टीपल सेंटेंस से सेंटेंस। अभी अभी उतना ग्रामर तो आपको आता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं। मल्टीपल सेंटेंस से एक पैराग्राफ क्रिएट होता है, तो वो पैराग्राफ डिस्प्ले करने के लिए हम पैराग्राफ टैग का यूज कर सकते हैं। अभी एक जो एक जो हैक है लाइक, अगर आपको पैराग्राफ में अगर आपको पैराग्राफ नहीं मिलता लाइक, आपको जस्ट डमी डमी वेबसाइट बना रहे हो और आपको एक पैराग्राफ देना है कोई भी, तो आप ऐसा कुछ भी टाइप करोगे ऐसा 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 ऐसा, उससे अच्छा एक हैक है जो है सिर्फ आपको लॉरम लिखना है। लॉरम, लॉरम और 24 लाइक 24, तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर इधर आप कुछ भी नंबर दे सकते हो लाइक 1000, ठीक है, 100। अब ये नंबर का मीनिंग क्या है? ये नंबर मीनिंग करता है, डिस्क्राइब करता है कि आपको कितने वर्ड्स का पैराग्राफ चाहिए। ठीक है, अगर मैं 100 डाल रहा हूँ तो मुझे 100 वर्ड्स का पैराग्राफ चाहिए, अगर मैं 1000 डाल रहा हूँ तो मुझे 1000 वर्ड्स का पैराग्राफ चाहिए। ठीक है, तो मुझे अभी बेसिकली 24 वर्ड्स का पैराग्राफ चाहिए, तो मैं 24 हिट करके देखो 24 वर्ड्स का मुझे एक पैराग्राफ मिल गया छोटा सा। ठीक है, ये आ गया आपका पैराग्राफ, देख रहे हो। अभी जो पैराग्राफ टैग का जो अगर आप बोलोगे ना डिसएडवांटेज क्या है पता है? डिसएडवांटेज ये है कि आप इसमें लाइन ब्रेक नहीं दे सकते। अभी लाइन ब्रेक होता है क्या? अभी आप अभी ये एक पूरे लाइन में आ गया ना, अभी मुझे चाहिए कि ये डॉट के बाद आपका जो भी कंटेंट है ना वो मुझे नीचे चाहिए। ठीक है, वो मुझे नीचे चाहिए, तो अभी मैं कैसे करूँ? इसके लिए तो आप बोलोगे यहाँ पे जाओ और सीधा एंटर मार दो, क्या आ गया नीचे। ठीक है, ये ऐसे आ गया, पर वो नहीं आएगा क्योंकि आप पैराग्राफ टैग में आप लाइन ब्रेक नहीं दे सकते। ठीक है, आप लाइन ब्रेक नहीं दे सकते, आप स्पेस नहीं दे सकते, देखो स्पेस भी नहीं दे सकते आप। तो ये चीज़ को काउंटर करने के लिए और एक टैग है, जो है हमारा प्री टैग। अभी प्री टैग में एडवांटेज क्या है पता है? जो काम आप पैराग्राफ टैग में नहीं कर सकते वो काम आप प्री टैग में कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी मुझे और 24, तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं लाइन ब्रेक भी दे दूँ, ठीक है, तो वैसे ही शो होगा, देख रहे हो। अब मुझे चाहिए कि मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए बहुत बड़ा, मैंने स्पेस भी दे दिया, वो यहाँ पे भी शो होगा। रीटैग का यूज है टू काउंटर दी पैराग्राफ टैग। काउंटर मतलब जो चीज जो काम आप पैराग्राफ टैग में नहीं कर सकते वो काम आप री टैग में कर सकते हैं। पैराग्राफ में आप लाइन ब्रेक नहीं दे सकते, मतलब एक लाइन को लाइक एक सेंटेंस को हम तोड़ नहीं सकते बीच में से, बीच में से हम तोड़ नहीं सकते। आपको अगर अगर मुझे दो वर्ड के बीच में स्पेस चाहिए तो वो भी नहीं दे सकते हम पैराग्राफ टैग में, आपको प्री टैग का यूज ही करना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए आप प्री टैग यूज कर सकते हैं टू काउंटर दी पैराग्राफ टैग। ठीक है, तो ये भी हो गया प्री टैग। अभी आपका आता है स्पैन टैग आता है, बेसिक टैग में लाइक स्पैन भी आप यूज करोगे। अभी स्पैन का यूज क्या है? ठीक है, ये भी मैं कमेंट कर देता हूँ और मैं ले लेता हूँ ये पैराग्राफ को अनकमेंट कर देता हूँ। तो स्पैन का यूज क्या है? अभी आप अगर विकिपीडिया में देखोगे तो बीच बीच में देखो ये इनका कलर कलर चेंज हो गया, कलर चेंज है, देख रहे हो ये कलर चेंज, देख रहे हो। अभी अगर आप सोचोगे ये कैसे कर सकते हैं, ये तो सिंपल है सर कि पूरे को स्टाइल दे दो, टेक्स्ट कलर इक्वल टू ब्लू, टेक्स्ट कलर ब्लू दे दो, वो हो जाएगा। पर वैसा नहीं होता। अगर आप वैसा करोगे तो ये पूरे को वो ब्लू कलर दे देगा। ठीक है, पर मुझे चाहिए एक पर्टिकुलर वर्ड, मुझे चाहिए कौन सा, चलो यही वर्ड ले लेते हैं, इसको मुझे ब्लू कलर देना है, तो कैसे दूँ? तो सिंपल है कि
आप है ना स्पैन टैग का यूज करें। ठीक है। स्पैन टैग का यूज क्या होता है पता है? कि हम मार्क कर सकते हैं टेक्स्ट को। मार्क मतलब मार्क मतलब अगर आपने हाइलाइटर देखा है तो आप जब भी लिखते हैं तो एक पॉइंट एक एक वर्ड आता है या फिर एक सेंटेंस आता है जिसको आपको हाईलाइट करना हो, लाइक उभार के दिखाना हो, लाइक देखने से पहले मुझे वो वो वर्ड पे नजर जाए ऐसा चाहिए आपको। ठीक है। तो उस चीज के लिए लोग स्पैन टैग का यूज करते हैं। स्पैन टैग से आप उस पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस पे आप कुछ भी दे सकते हो, स्टाइलिंग दे सकते हो, कुछ भी स्टाइलिंग दे सकते हो। ठीक है। तो अगर किसी वर्ड पे अगर आप वर्ड पे भी देखोगे तो बोल्ड हो जाएगा नहीं। अगर मैं इसको ये देके ये करूँ और देखो ब्लू कलर हो गया। अब इसके साथ मैं खेल सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये स्पैन टैग के अंदर जितना भी वर्ड है, जितना भी कंटेंट है, जो भी कंटेंट है उसके साथ मैं खेल सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ उस कंटेंट के साथ विदाउट अफेक्टिंग, लाइक बिना इन चीजों को अफेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, बिना इन चीजों को बिगाड़े मैं इस इस चीज के साथ खेल सकता हूँ, इस कंटेंट के साथ। अगर मैं जो भी स्पैन टैग के अंदर करूंगा वो इफेक्ट नहीं करेगा इन जो भी स्पैन टैग के बाहर। मैं जो भी स्टाइलिंग दूंगा वो सिर्फ स्पैन टैग को ही लगेगा, स्पैन टैग के अंदर जो भी कंटेंट है उनको ही लगेगा, बाहर वाले कंटेंट को नहीं लगेगा। तो इस चीज का यूज होता है स्पैन टैग। स्पैन टैग का इस चीज के लिए यूज होता है। ठीक है। ये भी आपका हो गया। अभी आपका आता है इमेज टैग। इमेज टैग का यूज क्या है? इमेज टैग का यूज सिंपल है कि आपको एक लाइक आप कोई भी इमेज शो कर सकते हो वेब पेज में, और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग मतलब अनपेड टैग है। अनपेड सेल्फ क्लोजिंग टैग मतलब अनपेड टैग को ही आप सेल्फ क्लोजिंग टैग बोल सकते हो, लाइक ये खुद से ही क्लोज हो जाता है। देखिए ये खुद से ही क्लोज है, लाइक इसका सिर्फ ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग नहीं है, जैसे कि हमने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था। ठीक है। अभी मेरे को अगर मेरे को एक इमेज चाहिए होगा तो मैं यहाँ से ले लूँगा। यार यहाँ पे एक लिंक आता था। लिंक 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 आ गया। डाउनलोड ही करना पड़ेगा क्या? डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इमेज टैग का यूज ही वही होता है कि आप इमेज शो कर सकते हो आपके इसमें। तो इमेज का इमेज अगर आपको शो करना है तो आपको यूआरएल देना पड़ेगा।
यूआरएल नहीं तो फाइल पाथ। ठीक है, फाइल पाथ मतलब फाइल पाथ मतलब कि फाइल किस जगह पे, फाइल किस जगह पे, किस फाइल में लोकेटेड है, किस फाइल में रखा है आपने, किस फोल्डर में रखा है, वो आपको देना पड़ता है। तो वो देने के लिए आपको देना पड़ता है डॉट स्लैश। डॉट स्लैश मतलब ये करंट डायरेक्टरी में सर्च करेगा। डॉट स्लैश मतलब HTML ट्यूटोरियल, ये याद रखना। अगर आप डॉट स्लैश दोगे तो जो फोल्डर आपका करेंटली VS कोड में ओपन है वो टारगेट होगा। ठीक है, वो टारगेट भी नहीं, लाइक पेरेंट, पेरेंट फाइल मतलब जो फाइल के अंदर, जो फाइल या फोल्डर के अंदर आपका ये है वो फोल्डर को टारगेट करेगा, करंट फोल्डर। करंट फोल्डर, ठीक है, करंट फोल्डर मतलब जो फोल्डर में आपका कंटेंट रखा है। अभी मैं डॉट स्लैश दिया तो मेरा फोल्डर कौन सा है, HTML ट्यूटोरियल। ठीक है, ये फोल्डर। अगर मैं ये कंटेनर, ठीक है, अभी HTML, अभी जो मेरा डॉट स्लैश होगा, मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ। हाँ, तो अभी जो मेरा डॉट स्लैश होगा वो मेरा कंटेनर को टारगेट करेगा, कंटेनर, क्योंकि ये पेरेंट फोल्डर है। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर मेरा index.html रखा है तो वो उस फोल्डर को टारगेट करेगा, पेरेंट फोल्डर को। ठीक है, ये बात याद रखना, करंट फोल्डर को जिसमें मेरा index.html है, जिस फोल्डर में, वो फोल्डर को वो टारगेट करेगा। अगर मुझे उस चीज के भी बाहर जाना है तो मुझे डबल डॉट स्लैश देना पड़ेगा। अब मैं आ गया ऊपर वाले फोल्डर, लाइक कंटेनर अभी किसके, कौन से फोल्डर में, वो HTML कंटेनर के फोल्डर, तो वो चीज को टारगेट करेगा। अभी डॉट डॉट स्लैश का मतलब कि HTML ट्यूटोरियल होगा, तो HTML ट्यूटोरियल के अंदर मुझे चाहिए ये इमेज, तो वो इमेज आ गई। मेरा बंद हो गया था, फिर से देखो इमेज आ गई, बहुत बड़ी इमेज है, तो ये इमेज आ गई। ठीक है, अभी ये एसआरसी तो आपको समझ गया, ये डॉट डॉट स्लैश भी आपको समझ गया। तो अभी ALT का मतलब है अल्टरनेट टेक्स्ट। अगर मेरा अल्टरनेट टेक्स्ट का मतलब, अगर मेरा इमेज शो नहीं कर रहा है तो मुझे कुछ टेक्स्ट दिखाना है जो कि डिस्क्राइब करे कि मेरा इमेज किस बारे में। ठीक है, तो अगर समझो मेरा ये फाइल फाइल पाथ गलत हो गया, कभी कभी हम लाइक इन फ्यूचर, लाइक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में डायरेक्टली फोल्डर के अंदर, लाइक आपके जो फोल्डर रहता है करंट फोल्डर, उसमें आपका इमेज नहीं रहता। कम बड़े बड़े वेबसाइट में बाहर से डेटा, बाहर से इमेजेस फेच होते हैं, लाइक बाहर से थर्ड पार्टी API से फेच होते हैं। तो कभी कभी API काम नहीं करता, API में कुछ एरर आ गया तो इमेज फेच नहीं होता, तो वो इमेज फेच नहीं होएगा ना, जब कभी आपको कुछ कंटेंट शो करना है तो वो आप ALT में देखिए, लाइक अभी ये होता है फॉरेस्ट के बारे में है ना। तो अगर मेरा इमेज काम नहीं कर रहा है तो मुझे फॉरेस्ट टेक्स्ट दिखाना है कि लोगों को समझ आए, ओ यहाँ पे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का एक इमेज था। ठीक है, तो वो देखिए आगे, फॉरेस्ट का एक इमेज था जो कि अभी दिख नहीं रहा है मुझे, पर लोगों को पता चल रहा है कि हाँ है वहाँ पे फॉरेस्ट, वहाँ पे एक इमेज था। ठीक है, ये चीज आपका हो गया। आप अगर चाहो तो इमेज टैग और जो प्रॉपर्टीज लेता है, जैसे कि विथ हो गया, विथ आपका 200 px दे दो, और मैं हाइट दे दूँ 300 px, और मैं यहाँ पे एक भी हटा दूँ, मेरा इमेज रन कर रहा है तो वो इमेज की साइज डिफाइन हो जाएगी। ये देखिए, आप हाइट एंड विथ यही पे दे सकते हैं विदाउट CSS का यूज। तो ये CSS ही हो गया, तो आप डायरेक्टली दे सकते हैं। ठीक है, इमेज टैग ये भी लेता है तो प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी। और एक चीज याद करना कि अभी आप बोलोगे सर
एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट सबसे नहीं, एट्रीब्यूट ही प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ही एट्रीब्यूट। जैसे समझिए ना, लाइक कोई कोई एट्रीब्यूट बुलाता है, कोई कोई प्रॉपर्टी बोलता है। ऐसा सी एक एट्रीब्यूट है, ऐसा सी एक प्रॉपर्टी है, सिंपल। एएलटी एक एट्रीब्यूट है, एएलटी एक प्रॉपर्टी है, सिंपल। ये भी बोल रहे हैं विद एक प्रॉपर्टी है, विद एक एट्रीब्यूट है, सिंपल, वही हो गया। अब प्रॉपर्टी बोलो या एट्रीब्यूट बोलो, दोनों सेम। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब आता है आपका सबसे मेन, मेन बोलोगे मेन टैग, वो है डिव टैग। डिव टैग के बिना आप कोई वर्क ही नहीं कर सकते। डिव डिव सबसे मेन है, सबसे इम्पोर्टेंट। डिव टैग का यूज क्या होता है? डिव टैग एक कंटेनर के टाइप होता है। जैसे बताओ आपको, मुझे लगता है पेंट से ही बना सीन ये है। अभी आप देखोगे कि ये एक बड़ा पेज दिख रहा है आपको, ये समझ लो आपका ब्राउजर है। ब्राउजर मतलब ये जो व्हाइट स्पेस दिख रहा है इसको, और आप इसको सेम मान लीजिए, अभी के लिए सेम मान लीजिए। तो डिव टैग का यूज किधर होता है? अभी ये पूरा कंटेनर है, ठीक है। अभी मैं अगर यहाँ पे कुछ लिख दूँ, लाइक HTML ऐसा लिख दिया, और इसको मैं बाय डिफॉल्ट ये कंटेंट शो कहाँ पे होता है आपका? यार एक यूज ही नहीं करते। हाँ, समझ लो कि मैंने अभी यहाँ पे डायरेक्टली जो मैंने आपको सिंपल वे में समझाना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनो। अगर मैं H1 ले लूँ यहाँ पे और हेलो वर्ल्ड लिख, ठीक है, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब ये हेलो वर्ल्ड है ना, तो ये पूरे चीज का हिस्सा होगा, ये पूरे पेज का। मतलब अगर मैं इसको हिलाऊं, अगर मैं इसको हिलाना चाहता हूँ कहीं भी, कहीं भी, तो वो कहीं भी चला जाए। मतलब ये पूरे बॉडी में वो घूम सकते हैं। सीएसएस से वो करते कैसे हैं वो आपको सीएसएस में पता चलेगा। तो वो पूरे चीज में घूम सकते हैं। अभी के लिए ये पूरे चीज के लिए घूम सकते हैं। अभी कुछ कुछ वेबसाइट होती है, जैसे कि आप रिया की, मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज है, ये जो चीज, ये पूरी, या फिर आप ले लो, हाँ, ये जो पूरी चीज है, वो मुझे चाहिए कि इस पर्टिकुलर स्पेस में ही आ जाए। लाइक देख रहे हो ये कितना स्पेस ले रहा है, सिर्फ इतना सा स्पेस ले रहा है। आप देख रहे हो कंटेंट, ये इतना सा स्पेस ले, ये स्पेस इसके लिए नहीं ले रहा है कि वो फॉन्ट साइज और ये इसके वजह से, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये पूरी बॉडी है, ये बॉडी में उसको सिर्फ इतना सा स्पेस दिया गया है। मतलब अगर मैं, अगर आप देखोगे, अब ये डीव है, अभी मैं इसको ना, लाइक आपको मैं दिखाता हूँ। अगर मैं बॉडी को कलर दे दूँ तब आपको समझेगा शायद से। बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देता हूँ, कलर दे देता हूँ वाइट। तो ये देखिए ये पूरा स्पेस है बॉडी का, ये बॉडी का स्पेस है पूरा। अब मैं अगर जो आपका H1 है उसको टारगेट करके उसको मैं अगर बैकग्राउंड कलर दे दूँ कौन सा भी, तो उसका स्पेस देखना कितना, कितना है। ठीक है, ये पूरा कंटेंट का स्पेस ले रहा है, देख रहे हो, पूरे वेबसाइट का। अब मुझे चाहिए कि मुझे इतना सा स्पेस मिले, ये देखो इतना इतना सा स्पेस मिले, मतलब इसका हाफ स्पेस, ये हाफ स्पेस के अंदर ही ये पूरा H1 रहना चाहिए, नहीं तो नहीं रहना। मतलब आप समझ रहे हो, मुझे सिर्फ इतना स्पेस चाहिए बॉडी में से कि उसमें मैं H1 रख सकूँ।
समझ रहे हो? इतना स्पेस चाहिए। मुझे हाफ चाहिए ये पेज का जिसमें मैं H1 को शो करूँ। मुझे इतना, ये जो बाकी का स्पेस है मुझे उसके ये जो किसी और चीज के लिए काम नहीं चाहिए। लाइक मुझे वहाँ पे इमेज शो करना है, या फिर कुछ दूसरा कंटेंट शो करना है तो मुझे उस काम के लिए वो चाहिए। तो ये जो हाफ कंटेंट है ना वो मैं दे सकता हूँ div के थ्रू। div से एक कंटेनर क्रिएट होता है, वो फिर div को आप अगर हाइट और विड्थ दे दोगे तो उसके अंदर आप कितना भी प्रॉपर्टी ढूंढ लो, वो चीज, वो अंदर के जो भी कंटेंट या फिर कंटेंट हो गए वो सिर्फ उसी पार्ट में डिस्प्ले होगा, वो उससे ज्यादा नहीं होगा। अभी देखो अगर एज अ कंटेनर मतलब समझ लो कि ये जो आपका स्क्रीन है उसके बाहर, मतलब जो आपके लैपटॉप का स्क्रीन है उसके बाहर तो आपका विजुअल स्टूडियो कोड दिख नहीं रहा आपको, लैपटॉप की स्क्रीन के विड्थ के हिसाब से ही दिख रहा है। समझ रहे हो ना? तो मैं चाहता हूँ कि वो अभी जिसने भी बनाया होगा वो तो चाहता ही होगा ना कि मुझे लैपटॉप की स्क्रीन तक ही दिखे जो भी कंटेंट आपको अभी सामने दिख रहा है। तो वैसा ही कि मैं एक कंटेनर क्रिएट करूंगा और जो भी कंटेनर के अंदर होगा वो सिर्फ कंटेनर के विद अलग ही दिखे, उसके बाहर ना जाए कंटेनर। यहाँ पे अगर ड्यू को टारगेट करके इसका विद दे दूँ 200 px और हाइट दे दूँ 200 px और बैकग्राउंड कलर दे दूँ आपको अगर समझेगा। ये देखिए जीव का स्पेस देखिए कितना सा आ गया और उसके अंदर ही मेरा H1 आ गया। समझ रहे हो? पहले H1 कितना ले रहा था, H1 पूरा ये बॉडी तक ले रहा था। मुझे वैसा नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था कि मैं कुछ अलग कंटेंट शो करूँ। और क्योंकि वो पूरा ले रहा है ना, अभी ये डिव के अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा ना, कुछ भी, तो वो सिर्फ ये स्पेस के अंदर ही कंजेस्टेड होगा, मतलब ये स्पेस के अंदर ही वो दिखेगा। जैसे कि आप ले ही लो, अगर मैं यहाँ पे और एक कंटेंट अगर लिखूँ, ये देखो अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं इसका कलर देखिए, वो उसी उसी स्पेस में मेरा पूरा पैराग्राफ आ गया, पूरा स्पेस नहीं लिया उसने। समझ जाना कि div एक कंटेनर है, वो कंटेनर के अंदर आप जो भी वैल्यू पास करोगे, जो भी चीज कंटेंट पास करोगे, जो भी चीज लिखोगे वो div के अंदर, मतलब div के अंदर ही रहेगा, div के बाहर नहीं निकलेगा। समझ रहे हो? और div को अगर आप जो भी हाइट और विड्थ दोगे वो उसी उसी पर्टिकुलर चीज के हाइट और विड्थ के अंदर ही आपके सब कंटेंट विजिबल होंगे, div के बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, आपको ये चीज समझ गया? यही है div, यही है पैराग्राफ। अभी मुझे और एक टॉपिक क्रिएट करना था, मतलब और एक टॉपिक सिखाना था, पर कितना टाइम हो गया, ऑलमोस्ट आधे घंटे का वीडियो हो गया। तो मैं अगली वीडियो में सिखाता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।